नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया की निगाहें आज यूक्रेन पे है, इस लिहाज से क्योंकि रूस का एक के बाद एक हमला और आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर तीसरे विश्व युद्ध की आहट को लेकर। लंबे तनाव के बाद आज सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के सैनिक राजधानी तक पहुंच चुके हैं और खबरें तो इस तरीके की भी मिल रही है कि अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। उधर यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स और टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला बोला है। यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने कहा कि कीव में भारतीय दूतावास बंद नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मदद की गुहार की, अपील की है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट चुके हैं। यह अभी तक की पूरी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर आकर हमले का ऐलान किया। पुतिन ने यह चेतावनी भी दी कि उनके मामले में अगर किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों पर एक के बाद एक करके 12 धमाके हुए। और ये फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूस के हमले पर फिलहाल अमेरिका भड़का है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, यूएस आज नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा, ये धमकी दी है। रूस पर नई पाबंदियां लगाएगा अमेरिका। उसके पास जो जो ऑप्शन है, जो जो विकल्प है, उसको लेकर वो रूस को चेतावनी दे रहा है। वो रूस को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। वो कौन कौन से प्रतिबंध हो सकते हैं, क्या व्यापारिक रिश्तों को लेकर यह प्रतिबंध होगा, ये सवाल सबके जहन में है। क्योंकि रूस जिस तरीके से किसी की नहीं सुन रहा है, ना नेटो का असर हो रहा है, ना यूएन का असर हो रहा है, ना यूरोपीय देशों का असर हो रहा है। सीधे सीधे चेताया जा रहा है। सुबह में जब पुतिन सामने आते हैं तो दो टूक क्या कहते हैं कि पश्चिमी देशों को दखल देने की जरूरत नहीं है। इस बीच एक एक करके तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप देखिए और ये वो तस्वीरें हैं जो युद्ध के हालात के सबूत के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। चाहे आम नागरिकों की बात करें, सैनिकों की बात करें, या फिर वो छात्र जो हमारे भारत के हैं, सब डरे सहमे हैं, सब परेशान हैं। एयर स्पेस बंद हो चुका है और इसके अलावा फ्लाइट्स का मूवमेंट बंद है। रूसी सैनिकों ने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग इलाकों से पूरे यूक्रेन पर हमला बोलने के साथ साथ कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन रूस से जब यह सवाल आप पूछेंगे तो रूस का कहना है कि नहीं, हम कब्जा नहीं करना चाहते हैं। तो क्या यह सिर्फ दखल भर की कोशिश है? क्या यह सिर्फ वहां मूवमेंट भर की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दुनिया की निगाहों में ये तस्वीरें हैं। दुनिया ये देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। दुनिया को यह मालूम है कि रूस कैसे धज्जियां उड़ा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। इस वक्त यूक्रेन को लेकर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वहां आम नागरिकों के मन में खौफ है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, चुनौती है। और इस बीच एक एक करके हम उन चेहरों के पास भी जाएंगे जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस वक्त इस युद्ध जैसे हालात के माहौल में फंसे हुए हैं। आतिकुर रहमान और फिरोज अहमद यूक्रेन के ओडिशा से हैं, आदित्य सिंह जैदान यूक्रेन से हैं, फरहान राणा यूक्रेन से हैं, मानव विप्रा, ये सभी बच्चे, ये सभी स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले आतिकुर रहमान का रुख करती हूँ। आतिकुर, मेरी तो बात आपसे सुबह में भी हुई थी, आप उस वक्त भी परेशान थे। अभी आपने सुबह से लेकर अभी तक, मतलब बीते 6 से 7 घंटे में आपने क्या क्या देखा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। भारत के दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं इस वक्त। पहले हमारे यहाँ दोस्त से हम बात हुई थी जो डेनिप्रो में रहता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं 18 राउंड फायरिंग हुई है और ब्लास्ट जो है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे होना शुरू हो गया है। वहां के भी एयरपोर्ट पे उसके जो साइड में काफी ब्लास्टिंग हुई है और वहां के भी लोग काफी ज्यादा पैनिक हैं। और अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो यहाँ पर भी लोग भारी मात्रा में ग्रोसरी में जा रहे हैं और अपने बैकअप के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची हुई, लोग फोन पे लगातार बात कर रहे हैं। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ लोग लगातार फोन पे लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को लेके बहुत चिंतित हैं। अभी यहाँ आप जहां पे हैं अतिकुर, क्या वहां से कुछ कदम की दूरी पे या कुछ किलोमीटर के एरिया में भी अभी फायरिंग या फिर उस तरीके से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है?
जी मैम, बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे हमको आवाज़ें सुनाई दे रही है और हर 20 मिनट पे या 25 मिनट पे, आधे घंटे पे 1-2 ब्लास्टिंग ऐसे हो ही रही है, बॉम्बार्ड लगातार अभी आप बनी लोगों के हुई है। पास कोई और परेशानी तो नहीं है, खाने पीने की परेशानी या नेट कनेक्शन प्रॉपर चल रहा है जिससे आप हम भारतीयों से जुड़ सके, कुछ भी इस तरीके की दिक्कत? मैम, अभी तक तो नेट कनेक्शन सही चल रहा है, लेकिन कभी भी हालात खराब हो सकते हैं और नेट जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ज़्यादा मात्रा में बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो प्रो रशियन है, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से सिविलियन वॉर भी छिड़ जाता है अंदर की ओर और ग्रोसरी वगैरह में भी आग लग जाती है और जो भी शॉप वगैरह हैं, बंद हो जाते हैं। तो ऐसे केसेज़ में जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग हैं, बहुत उनको भी बड़ी बहुत बात कही है आपने। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड इस वक्त राजेश आर्या हैं, उनसे मैं सीधे आपका ये सवाल समझती हूँ। सर, ये बहुत बड़ी बात हमारे एक भारतीय छात्र ने कही है कि जो प्रो रशियन है वो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में एक्टिव हो जाते हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या यूक्रेन के पास कोई विकल्प है? क्योंकि ये प्रो रशियन जो है वो तो वहीं पे रहते हैं, इन सब स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। राजेश आर्या सर, इस वक्त आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरे को आपकी आवाज मिल रही है। सर, मेरा सवाल था एक मेरे सवाल सुना आपका? जी सर, बताइए आप। थैंक यू। जय हिंद। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या चल रही है यूक्रेन के अंदर और खासकर हमारे भारतीय जो विद्यार्थी हैं वहां पे उनके लिए। तो उनको इस वक्त आपके चैनल के थ्रू यही मैं कहना चाहूंगा, आप जहां भी हैं वहीं बैठे रहिए। 2-4 दिन तक बिल्कुल बाहर मत निकलिए, किसी के साथ मुलाकात मत कीजिए। आप नहीं पहचान पाएंगे कौन प्रो रशियन है, कौन प्रो यूक्रेनियन है, और इसलिए आपको खतरा हो सकता है। दूसरा, इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कहां भी बमबारी हो सकती है, ये आपको मालूम नहीं है। आप उस देश को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसलिए ग्रुप में 4-5 लोग मिलके एक किसी सुरक्षित जगह पे, अगर कोई दूसरी सुरक्षित जगह नहीं मिलती है तो बेशक एक ही कमरे में बंद रहें। जरूरी है कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। जो भी उनके पास खाने पीने का सामान है, अपने मोबाइल हैं, चार्जर हैं, बैटरीज हैं, थोड़ी बहुत वो इकट्ठी कर लें। लाइट भी जाने का बंदोबस्त कारण हो सकता है, इंटरनेट भी जाने का कारण हो सकता है। तो इसलिए आपस में 2-4 लोग, कम से कम 4 लोग आपस में जुट के एक सुरक्षित स्थान पे रहिए। अगर आपको थोड़ा सा समय, वो भी दिन के समय, आपके आसपास कोई खाने पीने की जगह है तो आप वहां से कुछ खाना पीना इकट्ठा कीजिए। ये अगला तकरीबन हफ्ता 10 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, मगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं होने वाला है अगर आप किसी रिस्की एरिया की तरफ नहीं जाते हैं। अगर आप किसी सेंसिटिव बिल्डिंग के पास हैं, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास है, तो वहां आपको खतरा हो सकता है। तो आप अपने कॉलेज या कॉलेज के हॉस्टल में या कॉलेज के क्लासरूम में अगर रहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि कॉलेज वाले आपको जानते हैं और पहचानते हैं। और इसी के साथ जल्दी से जल्दी अपना संपर्क भारतीय दूतावास से बनाइए, उनको अपनी लोकेशन बताइए, ताकि दूतावास के लोगों को जब भी मौका मिलेगा वो आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे और या आपको राहत तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ी बात की और ये हमारे छात्रों के लिए आने वाले कुछ दिनों में इससे बहुत भी राहत मिलने वाली है। फरहान, मैं आपके पास आती हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, मैं सबका एक बार पहले नाम ले लेती हूँ, फिर मैं फरहान के पास जाऊंगी। अतीकुर रहमान मेरे साथ हैं, फिरोज मेरे साथ हैं और आदित्य मेरे साथ है, जौदान मेरे, इसके अलावा मेरे साथ फरहान भी है और मानव विप्रा है। आप सभी स्टूडेंट से मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज पैनिक मत होइएगा, क्योंकि भारत सरकार आप लोगों के साथ है और आप लोगों को लाने के लिए इंटरनली भी बात चल रही है और मीटिंग्स भी हो रही है। आप लोगों को क्या करना है वो हमारे अभी मेजर जनरल साहब ने बता दिया कि आप लोगों को खुद को सुरक्षित रखना है और मेंटली एकदम स्ट्रांग रहना है। ये सिचुएशन किसी को भी नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाना है। अब आप खुल के बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त हर शख्स आपको सुन रहा है। जिसको जहां से जिस तरीके से मदद हो सकेगी वो सभी सरकार तक बातें आपकी पहुंचाएंगे। फरहान जी मैम। जी, आप बता सकते हैं फरहान। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यूक्रेन में काफी, जब से वहां पे कीव में हमला हुआ है या रशिया ने हमला किया है, काफी विनित्सा में रहते हैं हम। विनित्सा के एक मैड हॉस्टल है
वहाँ पे हैं इस टाइम हम। तो काफी लोग पैनिक हैं, हालांकि इंडियन तो ज्यादा हैं, कुछ यूक्रेनियन इतने नहीं हैं, और हम भी कुछ ज्यादा पैनिक हैं। हमने सुबह अपना जो भी ग्रोसरी से सामान लेना था, पानी और भी जो कुछ खाने पीने का सामान था, वो सब लिया हमने। और हम अब इतने पैनिक नहीं है, जबकि हमें पता चल चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट से हमें हेल्प होगी। तो बस अब इसी का वेट कर रहे हैं कि कुछ हो। आई होप सब कुछ अच्छा होगा और वहां भी हालात ठीक हो जाएंगे, ये सब हम सब उम्मीद कर रहे हैं। मेजर जनरल साहब के पास में एक बार फिर जाती हूँ। राजेश आर्य साहब, आप भले ही बच्चे हमसे उस तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन डर तो स्वाभाविक है ना। हम तो इतने दूर यूक्रेन के बैठे हुए वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये बच्चे पैनिक ना हो। और जो शुरुआती बातें आपने कही है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपने आप को 4-5 दिन युद्ध के हालात में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाना है वो तो करना है, लेकिन भारत सरकार के सामने अभी क्या क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि रूस से हमारे बेहतर संबंध है। देखिए, मैं अभी कुछ न्यूज चैनल पे देख रहा था, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो सभी इंडियन न्यूज चैनल के ऊपर चल रहा है कि हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है, वो पूरे 24 घंटे काम में लगा हुआ है। दूतावास के सारे अधिकारी और पूरा स्टाफ ओवर टाइम काम करेगा, उनका कोई ऑफिस ऑफ नहीं होगा। उन्होंने कीव के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी टीवी के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप वो नंबर आप हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो उस नंबर को अपनी जेब में लिख के जेब में डाल लें। फोन पे नहीं सेव करें, क्योंकि कभी भी उनके फोन का चार्ज खत्म हो सकता है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, शायद वो अपने फोन चार्ज ना करें। तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना ID कार्ड, अपना पासपोर्ट अपने पास रखें और दूतावास का नंबर अपने पास रखें। और जब भी जितनी जल्दी हो सके अपने दूतावास को अपने बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में जल्दी से जल्दी वो खबर पहुंचाएं, ताकि दूतावास उनको कांटेक्ट कर सके। ये भी समझिए, देखिए, जो हमारे भारतीय स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन में सब जगह फैले होंगे और दूतावास इस वक्त कीव में है, तो हर स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करने में समय लगेगा। इसलिए मेरा उनसे गुजारिश है कि आप पैनिक मत होइए। आप जिस जगह हैं अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखिए, अपने साधनों को अपने सेव करिए। अगर आप 4 आदमी हैं तो 4 आदमी को फोन नहीं चलाना चाहिए, एक फोन का इस्तेमाल कीजिए, 3 फोन स्विच ऑफ करिए। अपने खाने पीने को संभाल के रखिए, अपने थोड़े जो पैसे कैश है आपके पास उसको संभाल के रखिए। आपके कार्ड वगैरह शायद कुछ देर में नहीं चलेंगे, इंटरनेट शायद बंद हो जाएंगे, टीवी भी शायद बंद हो जाएंगे। तो अगले 3-4 दिन जब तक ये बहाल नहीं होता है, आपने अपने आप सर, मैं आपके पास आऊंगी। रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन का सैनिक विमान गिरने की खबर सामने आ रही है। राजधानी कीव के पास ये विमान गिरा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीरें भी साथ साथ है। विमान में 14 लोग सवार थे और इस विमान के गिरने की खबर। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन का सैनिक विमान गिर चुका है और इसमें 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों के सवार होने की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का सैनिक विमान गिरने की खबर है, क्योंकि यूक्रेन भी अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो चुका है, मुस्तैद है वो। लेकिन इसी बीच 14 लोग जिस विमान में सवार थे यूक्रेन के, उस यूक्रेन के विमान के गिरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त, ये हालांकि धमाके की तस्वीर है, ये अलग अलग यूक्रेन के शहरों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग इलाकों में धमाके की जा रही है और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें बेहद भयावह है, लेकिन इस बीच जो ये तस्वीरें हैं उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि रूस का इरादा क्या है। उस रूस का जो बार बार बरगलाने की दुनिया को कोशिश कर रहा है कि हम कब्जा नहीं करना चाहते। क्या बिना कब्जा के मकसद से कोई जाकर किसी शहर, किसी प्रांत, किसी मुल्क, किसी देश पर इस तरीके से हमला बोल सकता है? क्या इस तरीके से धमाका कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पिछले कई दिनों से माहौल बन रहा था, वो चाह रहा था कि यूक्रेन पहले ही हथियार डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे कह दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अपने सारे राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं रूस से। इसके अलावा आम नागरिकों से ये सीधा सीधा अपील भी कि आप सेना में शामिल हो जाइए। और राजेश आर्या, मेजर जनरल रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ है और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतिकुर रहमान, आप सुबह से हमसे बात कर रहे हैं और अब तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे टिप्स जो अभी जनरल साहब ने बताया है, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं,
उन्होंने युद्ध के हालात को देखा है और उसी के आधार पे आपको वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी 2-4 दिन सरवाइव करना है। तो आप इसे कहीं पॉइंट आउट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से सर की बड़ी बातें आप लोगों के सामने बताती हूँ। सबसे पहले जितने भी आप लोग ग्रुप्स के लोग हैं, सिंगल मोबाइल फोन यूज करना है और सारे मोबाइल फोन को आप अभी ऑफ कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके, 1-2 दिन में अगर कुछ सिचुएशन खराब हो तो। खाने पीने की चीजें रख लीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग रहिए। मैं आप सबको पैनिक नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं आप सबको रक्षा विशेषज्ञ के जरिए एक टिप्स दे रही हूं। और नंबर आपको जो एम्बेसी का नंबर है उसको कागज पे लिखना है, जो कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी हो तो वो नंबर आपके पास हो और शायद आप किसी सहयोगी से रिक्वेस्ट करके उस नंबर पे कॉल करके आप अपने लोकेशन के बारे में बता सके। तो ये सारी बातें सर ने आपको बताई है। और अगर कुछ भी आपको कोई सवाल आपके मन में है वो आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ राजेश आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिकुर रहमान सर जैसे अगर अभी इवैक्यूएशन के लिए प्लान किया जाता है तो सर उसमें कितने दिन का टाइम लग सकता है? हम लोगों को और कितने दिन यहाँ पे गुजारने पड़ सकते हैं सर इस सिचुएशन में? टीकू, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि युद्ध का किस हालत में मोड़ लेता है ये युद्ध, उसके बारे में इतनी दूर से कहना बहुत मुश्किल है। और जो मैं खुद अपने विश्लेषण में गलत साबित हो रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूस यूक्रेन के अंदर अपनी सेना को भेजेगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो सिर्फ दम्बास रीजन के अंदर जो उन्होंने जिसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था उसमें अपने मतलब का सरकार या प्रशासन लाना चाहते हैं। परंतु अभी खबरें आ रही हैं कि उत्तर की तरफ से, बेलारूस की तरफ से कीव के अंदर रूस की फौजें घुस चुकी हैं। तो 1 या 2 दिन के अंदर मुझे पूरा यकीन है कि पूरा जो यूक्रेन की फौजें हैं वो अपनी बैरकों में सीमित रह जाएंगी और सड़कों पे ऊपर रशिया की फौजें होंगी। मगर आपको ये तसल्ली मैं देना चाहूंगा, इवैक्यूएशन जब तक एयरपोर्ट्स की कंडीशन या को ये बातें आप बताइएगा, टेक ऑफ करने की, लेकिन इस बीच एक तस्वीर मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को। ये यूक्रेन की एक महिला है जो कि कितनी परेशान है और परेशानी इस बात को लेकर है क्योंकि आसपास इर्द गिर्द अगर आपके शहर में, आपके देश में, आपके अपने मुल्क में अगर धमाकों की आवाज हो, अगर बम की आवाज गूंजे, अगर पूरा शहर आपका थर्राए तो यकीनन आप इतने ही परेशान होंगे। यूक्रेन की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। मजबूरन दुनिया के सामने ये तस्वीरें इस लिहाज से जा रही है क्योंकि ये दिखाना जरूरी है कि रूस किस हालत में पहुंचा चुका है यूक्रेन को। उसको नहीं मालूम है कि अपनी जिद में, अपनी अकड़ में वो आम नागरिकों को युद्ध के हालात में झोंक रहा है। लोग कितने एकदम परेशान हो चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं। और आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो कि यूक्रेन के रहने वाले नहीं हैं। और सबसे ज्यादा रूस जो फायदा उठा रहा है, ये तस्वीरें मैं आगे भी अपने दर्शकों को ब्रीफ करूंगी। दुनिया की चाहे जो भाषा हो, मैं इस महिला की भले ही भाषा न समझ पा रही हूं, लेकिन ये भावना मैं जरूर यहाँ बैठे, भारत में बैठे हजारों किलोमीटर दूर बैठे समझ सकती हूँ कि वो मदद की गुहार लगा रही है। वो ये कह रही है कि हमें मदद चाहिए। ये जो तस्वीरें एक एक करके हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये युद्ध की तस्वीरें हैं। ये भले ही रूस ना माने, लेकिन ये वही तस्वीरें हैं। क्या युद्ध की तस्वीर इससे अलग हो सकती है? रूस कहता है कि हम कब्जा नहीं करना चाहते। क्या कब्जा करने की तस्वीर कोई इससे जुदा होगी? क्या अफगानिस्तान की तस्वीरों में और इन तस्वीरों में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। ये तस्वीरें सबको हिला देने वाली है। हालांकि यूक्रेन घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। राजेश आर्या सर, रूस की तमाम दलीलें, तमाम दावा और उसके बीच सच्चाई ये कि आम लोगों को उसने इस तरीके से फंसा दिया। उसकी एक जिद ने, पुतिन की एक जिद ने यूक्रेन को इस हालत में छोड़ दिया। सहमत हूँ और मैं ये भी जानता हूँ, एक सैनिक होने के नाते ये जानता हूँ कि युद्ध एक बहुत ही भयानक हालात पैदा करते हैं। युद्ध किसी भी समस्या को, इतिहास इस बात का गवाह है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय समस्या का युद्ध से युद्ध से रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। हर प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन बातचीत से होता है। परंतु मैं ये भी समझता हूँ कि पिछले 1 महीने से रूस की जो सरकार है वो पश्चिमी देशों से रिक्वेस्ट कर रही थी बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।
वो जो कदम नहीं उठा और उसके बाद ये जो युद्ध छिड़ा है, ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। ये आजकल के मॉडर्न इतिहास में नहीं होना चाहिए था, मगर अब ये हो गया है। तो हम ये इसी चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि इस ट्रेजेडी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का मुकाबला है वो एक इक्वल मुकाबला नहीं है, ये बहुत बड़े डिफरेंस का मुकाबला है। तो मैं एज ए सैनिक होने के नाते ये समझता हूं कि तकरीबन अगले 12 या 24 घंटे में रूस की तरफ से कुछ ऐलान होंगे जो सीज फायर को डिक्लेयर करेंगे, वो फिर अपना कंट्रोल दिखाएंगे और उसके बाद जो यूक्रेन में जनता है, यूक्रेन में जो पॉपुलेशन है, हाँ। उसके ऊपर जो ये प्रहार हो रहा है वो कम हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है वापस एक डिप्लोमेटिक लेवल पर या डिप्लोमेटिक टेबल पर जाएगी। इसके लिए जो पश्चिमी देश हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, उनको भी थोड़ा सा संयम से सोचना होगा। बिल्कुल, क्या वो ये संयम बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। और सबसे पहले किसी भी देश के किसी भी मसले से पहले नागरिकों की सुरक्षा है, नागरिकों की जान की कीमत इन सबकी जिद से बहुत ज्यादा है। और मैं सीधे आदित्य के पास जाती हूं। आदित्य भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त यूक्रेन से। आदित्य, ये तस्वीरें जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम आप लोगों को पैनिक करें, चूंकि भारत में भी बैठे हुए लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं कि दुनिया में फिलहाल क्या हो रहा है, यूक्रेन में फिलहाल क्या हो रहा है, और वहां से ऐसी ही परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही है। लेकिन इस बीच ये कहा था राजेश आर्या सर ने आप लोगों को, अगर आपके ध्यान से हट गया हो तो मैं फिर रिमाइंडर डालती हूं, कि आप नहीं जान पाएंगे कि प्रो रशियन कौन है वहां पे और कौन यूक्रेनियन है, आप फर्क नहीं पता कर पाएंगे। तो आप लोग संभल के रहिएगा। आपके मन में कुछ और बातें हैं तो हमसे साझा कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आ रही हैं दिल दहला देने वाली हैं। और मतलब यहाँ पे क्राइसिस तो स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग जाके मॉल वगैरह से जो अपना खाने पीने का सामान है वो हम लेके आए हैं। और पानी वगैरह की थोड़ी शॉर्टेज वगैरह हो गई है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से मॉल वगैरह से खरीद के लाना पड़ा है पानी वगैरह भी। और बाकी जैसे कि जनरल जी ने बताया कि जो नेटवर्क इश्यूज वगैरह हैं और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज और ये सारी चीजें, तो उनका भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और बाकी पैनिक तो है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो इससे थोड़ा, और मैं यही चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ जल्दी से जल्दी करे, हमें यहाँ से निकाले, जिससे कि हम यहाँ से सेफ रहें। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि रशियन जो मिलिट्री है वो यूक्रेन में पूरा अंदर आ चुकी है और कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है ये। तो ये थोड़ा दिल दहला देने वाली सिचुएशन है। लेकिन फिर भी हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पैनिक नहीं होइएगा, उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और भारत सरकार पूरी कोशिश करिए। भारत सरकार की तरफ से आज विदेश मंत्रालय ने भी बैठक की है, रक्षा मंत्री की बातें हमने आपको सुनवाई है, वो सब फिक्रमंद है और जो भी रास्ता बन सकता है उस रास्ते के जरिए आप तक भारतीय पहुंचेंगे और आपको वहां से लाया जाएगा, ये हम सब आपको यहाँ पे दिलासा देते हैं। लेकिन मेजर जनरल राजेश आर्या सर, ये बच्चे वाकई ये तस्वीरें देखकर परेशान हो रहे हैं। युद्ध के सिचुएशन में अगर कोई शख्स कहीं फंसा हुआ हो तो मेंटली उसको कैसे स्ट्रांग रहना है, ये भी जरा इन बच्चों को बताइए, क्योंकि ये अब आपस में अगर अब दोस्तों से बातचीत करेंगे तो एक दूसरे को अभी 3-4 दिन जब तक ये आते नहीं है भारत, तब तक खुद को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। रीमा जी, मैंने सबसे पहले इन बच्चों को यही मैं गुजारिश करूंगा, इनको बच्चों को दिलासा दूंगा, आपकी जान ना यूक्रेनियन के हाथ से खतरे में है ना रशियन के हाथ से खतरे में है। यूक्रेन भी भारत का एक दोस्त देश है, इसीलिए आप वहां पढ़ने गए थे, और रूस भी भारत का एक दोस्त देश है। मगर आपकी पहचान ही सिर्फ कि आप भारतीय हैं, ये आपकी एक सेफ्टी का है। अगर आपकी जान को खतरा है तो वो एक अनदेखे खतरे से खतरा है, क्योंकि आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि मिलिट्री का युद्ध कैसे होता है। अगर कहीं फायरिंग हो रही है और आप उसमें देखने चले जाएंगे, कहीं दूर से देखने की कोशिश करेंगे, तो वो फायरिंग के आप शिकार हो सकते हैं। खिड़कियों से दूर रहिए, दरवाजों से दूर रहिए, ग्राउंड फ्लोर पर रहिए, अपने घर में बैठे रहिए और अपने आप को हौसला देने के लिए अकेले मत रहिए, 2 मत रहिए, 3, 4, 5, जितना बड़ा ग्रुप आपका होगा उतनी ज्यादा आपको हौसला मिलेगा। और यस, आपको राशन हर चीज में करना पड़ेगा, पानी में करना पड़ेगा, खाने में करना पड़ेगा, इंटरनेट में करना पड़ेगा, मोबाइल फोन में करना पड़ेगा। कोई नहीं कह सकता कि ये हालात कब सुधरेंगे। और प्लीज एम्बेसी का कांटेक्ट नंबर रखिए, एम्बेसी से दिन में 10 बार कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए, सिर्फ फोन उसके लिए इस्तेमाल कीजिए।
रिक्वेस्ट करता हूं अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार वालों को सिर्फ मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए जब तक इंटरनेट चल रहा है, लंबी कॉल मत कीजिए। उनको समय समय से आप बता सकते हैं आप ठीक है, आप उनको भी पैनिक नहीं कीजिए। जैसा कि रीमा जी बता रही थी, भारत सरकार का इस वक्त पूरा फोकस युद्ध की तरफ नहीं है, अपने नागरिकों की तरफ है, परंतु इवैक्यूएशन इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो सकता। एयरपोर्ट पर डैमेज हो चुका होगा। बड़ी खबर, रूस के 4 टैंक तबाह किए हैं यूक्रेन ने, और यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स का दावा यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 टैंकों की तबाही का दावा यूक्रेन कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने सीधा साफ कह दिया है हम पीछे नहीं हटेंगे, और पीछे नहीं हटने का मतलब है कि वो हमला करेगा, वो जवाबी कार्रवाई करेगा। पहले रूस अटैक करा और रूस के अटैक करने के बाद यूक्रेन को ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है, और 4 टैंक तबाह किए गए। उसकी जितनी क्षमता हो, जितनी सैन्य क्षमता हो, जितनी हथियारों की क्षमता हो, उस लिहाज से वो कदम बढ़ा रहा है। 4 टैंकों की तबाही की तस्वीरें और खबरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजेश आर्य सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से बच्चों की तरफ बढ़ती हूँ आगे, क्योंकि सारे बच्चे जो मेरे जहन में अतिकुर इस वक्त आ रहा है, इस वक्त आप सुन रहे हैं अतिकुर मुझे? बिल्कुल। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फटाफट एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें जितने भी यूक्रेनी छात्र हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब जुड़ जाइए, और ताकि आप लोगों को आपस में बातचीत करने के लिए सबको एक्स्ट्रा फोन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, और कोई पैनिक नहीं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। किसको कैसे मदद मिल रही है, हो सकता है कि वहां जो रहने वाले लोग हैं जो हम यहां से ना बता पाए, वो वहां से आपको टिप्स दें। आप यूक्रेन के किसी और प्रांत में हैं, कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या तकरीबन 20,000 है, तो आप समझ सकते हैं जितने लोगों को आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी मत लीजिए, आप ये भी जिम्मेदारी लेके चलिए कि आपकी वजह से कुछ और छात्र वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाए, तो ये जिम्मेदारी आप लोग निभाइए। और सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर्या सर, तो अगर आर्या सर से कुछ भी खुल के पूछना है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको बहुत आइडिया है, हम सबसे बहुत ज्यादा आइडिया है, तो आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं इस वक्त। जी मैम, जैसे कि अभी एम्बेसी से एडवाइजरी जारी हुई है, हाँ। कि अगर कोई भी सिचुएशन, खराब सिचुएशन आती है, तो वॉर जैसी सिचुएशन, तो ऐसे केस में हम बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं। तो हम क्या कोई वे है जिससे कि हम लोकेट कर सकें कि बॉम्ब शेल्टर कहाँ पर है? आर्या सर। रीमा जी बिल्कुल सही बोला। अगर ये एडवाइजरी आप तक पहुंची है तो मैं वही कह रहा हूं कि आप भारतीय दूतावास को व्हाट्सएप कीजिए, वो जरूर एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज करेंगे, अभी शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, या कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि आपको वो यूक्रेन की मिनिस्ट्री से जो भी बॉम्ब शेल्टर का नक्शा है वो भेजें आपको आपके फोन के ऊपर, या अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो यूक्रेन की हेल्पलाइन होगी जिसमें होम मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन साइट होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट होगी, लोकल एडवाइजरी होगी, उसमें आपको बॉम्ब शेल्टर का नक्शा मिल सकता है। बॉम्ब शेल्टर अंडरग्राउंड शेल्टर होता है। अगर आपके अंडरग्राउंड पार्किंग है आपकी बिल्डिंग्स में, अगर अंडरग्राउंड स्टोरेज है या अंडरग्राउंड बेसमेंट है, तो आप सब वहां जा सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है आप अपने साथियों को कांटेक्ट करें, जैसे आपकी रीमा जी ने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, क्योंकि जब भी इवैक्यूएशन एम्बेसी प्लान करेगी, जहां सबसे ज्यादा लोग होंगे वहां सबसे पहले इवैक्यूएशन होगा, क्योंकि एक एक आदमी के पास गाड़ी लेकर पहुंचना मुश्किल होगा। जो अकेले लोग हैं उनको गाइड करिए ताकि वो ग्रुप में कहीं पहुंच सके या उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। आपको भी एम्बेसी स्टाफ की मदद करनी होगी। एम्बेसी में 15 से 20 लोग होते हैं और आप 20,000 वहां पे हैं, तो आपको भी उतनी ही हिम्मत और मेहनत करनी पड़ेगी जितना हमारा एम्बेसी स्टाफ करेगा। और सर ने जो बड़ी बात कही थी वो मैं फिर आप सभी के सामने दोहराती हूं, और यही बातें आप अपने दूसरे सहयोगियों को और जो दूसरे आपके स्टूडेंट दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी ये बताइए कि ना रूस से हमारी दुश्मनी है ना यूक्रेन से हमारी दुश्मनी है, हमारे दोनों ही देशों से रिश्ते अच्छे हैं। और अभी जो भारत सरकार के तरफ से कहा भी जा रहा है, स्टेटमेंट भी जारी किया जा रहा है, तो शांति की अपील की जा रही है। यानी हम इस मामले में नहीं घुस रहे हैं कि रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन का कदम कैसा है। हमारी जिम्मेदारी यानी भारत सरकार की पहली जिम्मेदारी आप सभी छात्रों की सुरक्षा है, और इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। ये वक्त लग रहा है इसलिए क्योंकि फिलहाल फ्लाइट का ऑप्शन नहीं है, स्पेस बंद कर दिया गया है, ये बस चुनौती है। वरना मुझे लगता है कि भारत सरकार अभी तक आप में से आधे स्टूडेंट्स को लेकर आ चुकी होती। आज एक एयर इंडिया की विमान गई थी, लेकिन अफगानिस्तान से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। आदित्य, आपके जहन में कोई सवाल है इस वक्त तो आप पूछिए।
जी, जैसे कि आप देख रहे हैं सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो इससे घर वाले थोड़े सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं। तो मैं जनरल जी से कहना चाहूँगा कि आप कुछ बताइए उन्हें, कि ताकि उनके दिल को शांति मिले इस चीज़ से कि हम सेफ हैं बिल्कुल। और वो थोड़े ज़्यादा डरे हुए हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, सारे बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि कब क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है। तो वही है कि बस आप कुछ समझाएँ, आप बताएँ उन्हें कि हम सेफ हैं यहाँ पे। तो बस यही। सर वाकई ये दोहरी चुनौती है कि एक तरफ हमें उन छात्रों को भी समझाना है और जो भारत में रह रहे हैं इनके परिवार रिश्तेदार उन सबको भी कन्विंस करना है कि बच्चे सुरक्षित हैं। रीमा जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, सब परिवार वालों के कांटेक्ट नंबर हमारे पास तो नहीं होंगे, बट मैं आपके चैनल को या सभी मीडिया चैनल को कनेक्ट है। हाँ सर, यस, मीडिया चैनल को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक हेल्पलाइन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर हो उसको अगर आप फ्लैश कर सकते हैं और जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स वहां देख सकते हैं, वो उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, पूरा अपना नाम सरनेम के साथ और अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नाम लेके आपको मैसेज कर सकते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं इस जगह हूं, मेरे साथ कितने हैं, ताकि वो मैसेज आप उनके पेरेंट्स तक पहुंचा सके।